welcome back to Niyogi IS and today we are back with another important topic. Recently पार्लियामेंट ने ये डिक्लेयर किया है, प्रधानमंत्री हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो है एक स्पेशल सेशन कंडक्ट करने के बारे में डिस्कस किया है और वो कंटिन्यूसली हर न्यूज़ में आ रहा था कि वुमेन रिजर्वेशन बिल के ऊपर एक स्पेशलाइज सेशन होगा बजट में और बजट सेशन के अंदर जो कि 16 से 18 अप्रैल के बीच में कंडक्ट कराया जाएगा. सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस वुमेन रिजर्वेशन एक्ट. 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एक लैंडमार्क एक्ट था हमारे यहाँ एंड इससे क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या चैलेंजेस इसमें देखने को मिलते हैं, इस चीज़ की हम क्लैरिटी अटेन करते हैं. ऑलराइट, सो लेट अस लुक इनटू वुमेन रिजर्वेशन एक्ट दैट वाज पास्ड लास्ट ईयर. ओके, सो व्हाट इज द बिग पिक्चर, गवर्नमेंट क्या करना चाह रही थी. सो इस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू प्रोवाइड 1/3 रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट्री सीट. पार्लियामेंट्री सीट में वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन देने का प्लान था. अगर आप इसके डिटेल्स देखेंगे सो इट वाज गारंटिंग हाउ मच 1/3 रिजर्वेशन. और इसको अगर आप देखेंगे तो पार्टी लाइंस के अक्रॉस, मतलब जितने भी पार्टीज हमारे यहाँ थी सब ने इसे जो है एक साथ एक्सेप्ट किया था विदाउट एनी ऑपोजिशन. ओके, इट इज़ बट अगर हम इसको थोड़ा क्लोजर लुक देते हैं, अगर हम इसके निटीग्रिटीज़ में जाते हैं तब हमको समझ में आता है कि वाइल इट इज़ डेफिनेटली हिस्टोरिक स्टेप, बहुत ही बड़ा स्टेप है अपने आप में, बट एट द सेम टाइम काफ़ी कुछ चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं. और वन ऑफ द चैलेंजेस जो इसमें एग्जिस्ट करता है इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एक्ट, उसी को सुधारने के लिए गवर्नमेंट एक स्पेशल सेशन कर रही है 16 से 18 अप्रैल के बीच में. ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस कि एक्ट में क्या क्या प्रोविजंस थे और क्या क्या जो है डेवलपमेंट इसके द्वारा किए गए थे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू रिमेंबर द नंबर, व्हाट वाज इट. इट वाज 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. कौन सा था? 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. कई बार यूपीएससी सीधा नंबर पर सवाल पूछता है कि 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एसोसिएट्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग. तो इट एसोसिएट्स विद रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पार्लियामेंट फॉर द वुमेन. ओके, अगर आप देखेंगे तो इस एक्ट के अंदर 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है. ऑलराइट, और ये सीट कहाँ कहाँ पे रिजर्व्ड है, तो आपको लोकसभा में इससे रिलेटेड सीट रिजर्व मिलेगी, स्टेट असेंबलीज में इससे रिलेटेड सीट रिजर्व मिलेगी और दिल्ली असेंबली में. तो व्हाट आर द बॉडीज? लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेचर एज वेल एज दिल्ली असेंबली. इन तीन जगहों पर 33% रिजर्वेशन दिया गया है वुमेन को इन टर्म्स ऑफ सीट्स. जो वहाँ पे टोटल सीट्स हैं, इलेक्टेड सीट्स है, उसमें 33% रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है. ड्यूरेशन कितना है? तो कम से कम 15 साल के लिए ये रन किया जाएगा. ओके, 15 साल तक इस रिजर्वेशन को कंटिन्यू किया जाएगा, पर इसके अंदर ये भी क्लॉज है कि 15 साल के बाद भी इस रिजर्वेशन को कंटिन्यू किया जा सकता है अगर पार्लियामेंट ऐसा डिज़ायर करती है, अगर पार्लियामेंट ऐसा चाहती है तो. एट द सेम टाइम इफ़ यू लुक एट द अदर इशूज़, तो इंक्लूजन के टर्म्स में अगर बात किया जाए तो इफ़ यू नो एसटी और एससी के लिए ऑलरेडी हमारे यहाँ जो पार्लियामेंट होती है उसमें सीट रिजर्व होते हैं एंड दैट रिजर्वेशन इज प्रोपोर्शनल टू देयर पॉपुलेशन. वो उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल होती है. सो विद इन दिस रिजर्वेशन जो कोटा आपके एससी और एसटी पॉपुलेशन के लिए रिजर्व है, इस कोटा के अंदर भी 33% रिजर्वेशन किसको जाएगा? वुमेन को जाएगा. ओके, सो 33% ऑफ द रिजर्व सीट जो एससी एसटी कैटेगरीज को मिल रही हैं उसका भी 33% जो है वुमेन कैंडिडेट्स को जाएगा, जो एससी और एसटी कैंडिडेट्स को एसटी और एससी कैटेगरी को बिलोंग करती हैं. ओके, एट द सेम टाइम देयर इज एस्पेक्ट्स ऑफ रोटेशन. रोटेशन क्या कहता है कि हर डिलिमिटेशन के बाद जो आपको सीट एलोकेट करी गई है वो चेंज होगी. ओके, जब भी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज किया जाएगा तो मान लीजिए वो कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है फर्स्ट कंस्टिट्यूएंसी में अगर एलोकेट हुई थी, C1 में एलोकेट हुई थी, तो डिलिमिटेशन के बाद उस कंस्टिट्यूएंसी को चेंज करके दूसरे कंस्टिट्यूएंसी में वुमेन रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जाएगा. सो दिस इज द एस्पेक्ट ऑफ रोटेशन. तो चार चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस एक्ट को लेकर हमें याद रखनी है. दैट इज वन इज परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन और कहाँ कहाँ पे प्रोवाइड किया, तो लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दिल्ली असेंबली में. वहीं अगर मैं सेकंड बात करूँ ड्यूरेशन की, तो 15 साल के लिए इसका ड्यूरेशन है. थर्ड एस्पेक्ट इज एसोसिएटेड कि एससी और एसटी के लिए जो रिजर्वेशन ऑलरेडी प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसमें भी 33% जो सीट्स होंगी वो किसको जाएंगी? वुमेन को जाएंगी, एससी और एसटी कैटेगरीज के वुमेन को जाएंगी. एंड द एस्पेक्ट ऑफ रोटेशन कि हर डिलिमिटेशन के बाद जो सीट एलोकेटेड थी वो रोटेट होगी, वो चेंज होगी. ठीक है, कि इस सीट के जगह दूसरे सीट में अब रिजर्वेशन मिलेगा. सो लाइक दैट रोटेशन विल बी कैरिड आउट. ओके, सो वेल दिस आइडिया इज क्लियर. जो सबसे बड़ा चैलेंज इससे रिलेटेड था जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था वो क्या था? इम्प्लीमेंटेशन रिलेटेड चैलेंज. ठीक है, तो लॉ विल नॉट किक इन अंटिल एंड आफ्टर सेंसस इज कंडक्टेड एंड डिलिमिटेशन इज कंप्लीटेड. अगर आपको पता हो कि गवर्नमेंट ने 2011 के बाद से सेंसस कंडक्ट नहीं करवाया है, अभी जो लेटेस्ट पॉसिबल जो सेंसस अभी हमारा होने वाला है अभी 2026 में होगा और इसके रिजल्ट्स आते आते भी काफ़ी समय लगेगा.
ओके और ये रिजल्ट्स के आने के बाद डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कंडक्ट करी जाएगी और डीलिमिटेशन होने के बाद रिजर्वेशन का इम्प्लीमेंटेशन होगा। सो इट इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड। तो अगर आप टाइम पीरियड के टर्म्स में देखें तो हमारा एंटिसिपेशन था कि अभी भी लगभग एक डिकेड या करीबन 10 साल लग सकते थे इस वुमेन रिजर्वेशन एक्ट को एनफोर्स होने में, इस वुमेन रिजर्वेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने में। ओके सो दैट वाज द बेसिकली द इशू, जो सबसे बड़ा टेक्निकल चैलेंज इस एक्ट के साथ हमको देखने को मिल रहा था। ऑलराइट एंड गवर्नमेंट इसी को सुधारना चाह रही है। सो जो 16 से 18 अप्रैल का आपका सेशन है, गवर्नमेंट का प्लान है कि इस सेशन के अंदर इसके जो इम्प्लीमेंटेशन है इसको फास्ट ट्रैक करके 2029 की इलेक्शन तक लेकर आना है। बेसिकली गवर्नमेंट चाह रही है कि 2029 में जो आपका इलेक्शन होगा वहाँ पे वुमेन रिजर्वेशन बिल का इम्प्लीमेंटेशन चालू हो जाना चाहिए। एंड गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू यूज द सेंसस ऑफ 2011 इंस्टेड ऑफ द लेटेस्ट वन। तो गवर्नमेंट का प्लान है कि 2011 के सेंसस का ही इस्तेमाल करके वुमेन रिजर्वेशन को जो है आप प्रमोट करने का प्रयास किया जाएगा। ओके सो दैट्स वाई दिस सेशन बिकम सो इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स वाई आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज रिकमेंडेड कोऑपरेशन ऑफ ऑल द पार्टीज मेंबर इररिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी लाइन्स। ठीक है, जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं उन सबसे प्राइम मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट किया है कि वो इस बिल को पास करने में जो है अपना भागीदारी निभाएं, अपना जो है सहयोग प्रदान करें। ऑलराइट सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ओके बट डज द रिजर्वेशन इवन वर्क्स फॉर वुमेन, दैट इज द क्रिटिकल एस्पेक्ट। बेसिकली पहले डिबेट ये चलती थी कि वुमेन को रिजर्वेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। नाउ वी अंडरस्टैंड कि यस देना तो कंपल्शन है बट इट इज एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट, बट वेदर इट वर्क्स और नॉट ये सबसे बड़ा डिबेट अभी आपके सामने देखने को मिलता है। ऑलराइट तो अगर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखें तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन हमारे यहाँ जो है इनिशियली 5% के आसपास था जब हमारी पार्लियामेंट फॉर्म हुई थी और अभी कहाँ तक पहुँच गया, अराउंड 15% पहुँचा है। ऑलराइट आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके इतने साल हो गए पर अभी भी वुमेन रिजर्वेशन कहाँ पहुँचा है, 15%। तो एक चीज़ तो क्लियर है, विदाउट रिजर्वेशन थिंग्स आर नॉट वर्किंग फॉर वुमेन। ओके वुमेन रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज नहीं हो रहा है क्योंकि जो है सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं मेल की तरफ बायस्ड है। ऑलराइट एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो आपको अगर पता होगा 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स के बारे में, उसके अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर्म किए गए थे। ओके राइट जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसके अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस फॉर्म किए गए थे और इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के अंदर वुमेन को 33% रिजर्वेशन जो है प्रोवाइड किया गया था। इस एक्सपेरिमेंट से इतना तो समझ में आया कि वुमेन को अगर रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को अगर आप एनालाइज करेंगे तो जहाँ जहाँ वुमेन एज अ इलेक्टेड कैंडिडेट्स वर्क कर रही हैं वहाँ पे सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है हेल्थ केयर, वाटर एंड सैनिटेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स में। जो पॉलिसी डायरेक्शन है वो हेल्थ केयर, वाटर और सैनिटेशन की तरफ बहुत ही स्ट्रांगली जो है डाइवर्ट किया गया है। एट द सेम टाइम जो है इश्यूज ऑफ प्रॉक्सी जो हम अदरवाइज कहते थे, प्रॉक्सी जो ये रिजर्वेशन है वो एज अ प्रॉक्सी फॉर मेन एक्ट करता है। किस टर्म्स में, जैसे कि सरपंच पति का जो कॉन्सेप्ट है उस टर्म्स में। सो बेसिकली ये भी पार्लियामेंट्री कमेटी ने इसको क्या किया है, इसको जो है नेगेट किया है कि उनका ये कहना है कि नो नॉट ऑल द केसेस, हर केस में ऐसा ही हमको देखने को नहीं मिल रहा है। एट द सेम टाइम जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है उन्होंने कंफर्म किया है कि ये जो लेजिस्लेटिव कोटा है वो कहीं ना कहीं वर्क करता है, इट इज़ वेरी वेल फंक्शनल और इससे वुमेन का रिप्रेजेंटेशन एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दोनों ओवर द पीरियड इंक्रीज होती है। एट द सेम टाइम व्हाट आर द इश्यूज जो हमको देखने को मिला है, तो कहीं ना कहीं इससे क्या होता है, वुमेन को देखा जाता है, वुमेन को जो है एक परसेप्शन और बायस बनता है कि वुमेन आर कंपीटिंग विदाउट देयर आर नॉट कंपीटिंग ऑन मेरिट बेसिस। वुमेन जो है मेरिट बेसिस पे कंपीट नहीं कर रही, इस तरीके से एक बायसनेस डेवलप होता है इन द पॉलिटिकल सिस्टम इटसेल्फ। एट द सेम टाइम रिजर्वेशन डज नॉट फिक्स द रूट कॉजेज। बेसिकली अगर आप देखें कि वुमेन का पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन कम क्यों है, तो देयर आर सिग्निफिकेंट अदर इश्यूज जो इस कॉज को डिराइव कर रहे हैं। रूट कॉजेज हैं, क्या क्या है, तो इसके वन ऑफ द प्राइमरी एस्पेक्ट इज क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ओके ब्लैक मनी का इन्वॉल्वमेंट। एट द सेम टाइम वन ऑफ द क्रिटिकल फैक्टर, बहुत ही क्रिटिकल फैक्टर जो होता है वो है पार्टी बेस्ड कोटा सिस्टम। ओके विद इन द पार्टी इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी नहीं एग्जिस्ट करती। विद इन पार्टी आप देखेंगे तो वुमेन रिप्रेजेंटेशन बहुत कम होता है। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर एक्चुअली फील्डेड बाय द पॉलिटिकल पार्टी फॉर दिस पर्पस, तो वो काफ़ी कम होते हैं। राइट कितने कैंडिडेट्स जो होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज खुद अपने आप से फील्ड करती है, वुमेन कैंडिडेट्स को फील्ड करती है फॉर इलेक्शन, वो भी काफ़ी रिप्रेजेंटेशन कम है। तो जब उनको टिकट ही नहीं मिल रही है इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की, तो ऑटोमेटिकली रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, कम हो जाता है। सो इन डीप रूटेड इश्यूज को कहीं ना कहीं जो है एड्रेस नहीं किया जा रहा है। राइट
अगर इसी चीज़ को मैं देखूं, वर्ल्ड के अगर बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करूं, जो पार्लियामेंट्री कोटास तो इस्तेमाल नहीं करते बट पार्टी कोटा का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, तो वहाँ पे आपको जो है सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। जैसे अगर मैं स्वीडन की बात करूं तो वहाँ पे पार्लियामेंट में वुमेन का पार्टिसिपेशन अराउंड 46% है, दैट इज 46% ऑफ द सीट इज ऑक्यूपाइड बाय द वुमेन कैंडिडेट। तो यहाँ पे किस तरीके का कोटा है, तो यहाँ पे पार्टी कोटा है, मीन्स विद इन द पार्टी जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो फील्ड किए जाते हैं इलेक्शन के लिए, उसमें पार्टी में उसमें भी वुमेन का कोटा फिक्स्ड होता है। ओके, एट द सेम टाइम नॉर्वे में भी देखा जाए तो यहाँ अराउंड 46% है, वहीं साउथ अफ्रीका में भी देखा जाए तो यहाँ पे अराउंड 45% है, और सारी जगहों पे क्या है, पार्टी कोटा सिस्टम है। तो इससे एक बात तो समझ में आती है ग्लोबल लेवल पे कि पार्टी कोटा सिस्टम वर्क करता है और उसके सिग्निफिकेंट आउटपुट हमको देखने को मिलते हैं। वहीं इंडिया की अगर बात करें तो 17th लोकसभा में अराउंड 15% रिजर्वेशन है, और ना ही हमारे पास अभी पार्टी कोटा एप्लीकेबल है और ना ही अभी पार्लियामेंट्री कोटा एप्लीकेबल है। ओके, पार्लियामेंट्री कोटा विद 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, देन जापान के केस की बात करें तो वहाँ पे भी सिर्फ 10% है, और यहाँ पे भी नीदर पार्टी कोटा इज इम्प्लीमेंटेड नॉट पार्लियामेंट्री कोटा इज इम्प्लीमेंटेड। ठीक है, सो बेसिकली चाहिए क्या कि जो है द ओवरऑल आइडिया इज कि हमको सिर्फ लॉ नहीं चाहिए, लॉ से ज़्यादा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल चाहिए, अगर वुमेन का जो है रिप्रेजेंटेशन हमको ओवर द पीरियड बढ़ाना है तो। ओके, सो पॉलिटिकल विल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। Another critical aspects with respect to this bill is the rotational part. रोटेशन की अगर हम बात करें, जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया, डिलिमिटेशन जब भी होगा दैट इज ऑलवेज हैपन अराउंड 10 years, तो रिजर्व सीट्स जो होंगी उनको रोटेट किया जाता है। ऑलराइट, और इसका कुछ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ता है। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो 85% ऑफ द इलेक्टेड कैंडिडेट्स जो होती हैं, स्पेशली पंचायती राज में, क्योंकि सेम सिस्टम चल रहा है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में भी यही रोटेशनल सिस्टम अगर क्योंकि इंप्लीमेंट किया जा रहा है, तो वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है कि 85% ऑफ द वुमेन कैंडिडेट्स जो होती हैं वो क्या होती है, जनरली फर्स्ट टाइमर होती हैं, पहली बार इलेक्ट हुई होती हैं। ओके, एट द सेम टाइम जो री इलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, दैट इज अराउंड 15%। सो क्या हो रहा है कि इस रोटेशन वाले पैरामीटर के कारण जो वुमेन की पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर पॉलिटिकल एलिमेंट में कंटिन्यूटी जो है वो कहीं ना कहीं डिसरप्ट हो जाती है। ओके, री इलेक्शन ऑफ वुमेन द सेम कैंडिडेट बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ रोटेशन के कारण जो री इलेक्शन हो सकता था किसी वुमेन का सेम पोजीशन पे, वो नहीं हो पाता, उनकी पॉलिटिकल करियर में ब्रेक्स आते हैं, कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाती। सो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट चैलेंजेस। और पंचायती राज जो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है उसने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है कि वी नीड टू चेंज दिस सिस्टम। ओके, रोटेशन डेफिनेटली किल्स द कंटिन्यूटी। ठीक है, सो जो ऑलरेडी एम्पावर करने वाला था जो लॉ, ठीक है, वो प्रिवेंट कर रहा है क्या, उनको जो है लास्टिंग करियर बिल्ड करने से प्रिवेंट कर रहा है। जो लॉ चाहता है कि वुमेन का एम्पावरमेंट हो ओवर द पीरियड, वही उनको जो है रेस्ट्रिक्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग अ लास्टिंग करियर इन पॉलिटिकल फील्ड्स। ओके, so and apart from that another critical और one of the most challenging aspect जो इस बिल में हमको देखने को मिलता है वो है कोटा एंड रिजर्वेशन। जैसे कि हमने बताया ST एंड SC वुमेन्स को जो है रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा विद इन द कैटेगरी ऑफ ST एंड SC कोटा रिजर्वेशन। जो ST एंड ST कैंडिडेट्स के रिजर्व सीट्स है उसी में 33% सीट्स किसको जाएंगी, ST SC वुमेन को जाएंगी। ओके, बट एट द सेम टाइम एंड दिस बिल वाज पास्ड विद 0 अपोजिशन वोट। ठीक है, कोई भी अपोजिशन वोट नहीं था, बट इशू क्या है, सेम कोटा जो है ओबीसी जो वुमेन ओबीसी कैटेगरी होती है उनके वुमेन्स को नहीं प्रोवाइड किया गया है। ओके, बेसिकली ओबीसी क्या होते हैं, दे फॉर्म अ वेरी सिग्निफिकेंट चंक ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, पर उनको सेम लेवल पे वुमेन को 33% रिजर्वेशन स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू ओबीसी वुमेन नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, सो इससे क्या इशू है कि कहीं ना कहीं ये एक एज ग्रोइंग ब्लाइंड स्पॉट है, ओबीसी वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है कहीं ना कहीं ब्लाइंड स्पॉट है जिसको हमको ओवर द पीरियड फिलअप करने की जरूरत होगी। ओके, सो आर देयर अल्टरनेटिव्स, क्या इसके कुछ अल्टरनेटिव एग्जिस्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन, कोई और मेथड्स हैं? तो एक तो जैसे हमने डिस्कस किया पार्टी लेवल कोटा सिस्टम की विद इन द पार्टी जो कैंडिडेट्स को फील्ड किया जा रहा है उसमें जो है वुमेन को रिजर्वेशन देने की आवश्यकता है। इसमें अगर देखा जाए तो पार्टी कैन बी फोर्स टू फील्ड 33% ऑफ वुमेन कैंडिडेट्स, 33% वुमेन कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंट जो है फील्ड कर सकती है ड्यूरिंग द इलेक्शन। ये फोर्स किया जा सकता है थ्रू लॉ। राइट, और इसका जो है रिजल्ट एटलीस्ट इंटरनेशनल लेवल पे हमको ग्लोबल लेवल पे डेफिनेटली देखने को मिला है कि इसके कारण वुमेन रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हुआ है। राइट, बट इशू क्या है, चैलेंज क्या है कि अगर हम पार्टी को ये अलाउ करते हैं कि 33% जो आप कैंडिडेट फील्ड कर रहे हो वो वुमेन हो, देन पार्टी विल ऑल्सो हैव द राइट टू डिसाइड कि वो वुमेन को कहाँ से फील्ड करेगी, और कहीं ना कहीं पार्टी कैन यूज इट
टू पुट वुमेन इन द डिफिकल्ट पोजिशन, या फिर डिफिकल्ट जो आपके कंस्टिट्यूएंसीज होती है जहाँ से विन करने के चांसेस कम होते हैं, पार्टी वुमेन कैंडिडेट्स को वहाँ पर जो है फील्ड कर सकती है, वहाँ से खड़ा कर सकती है। ऑलराइट, एट द सेम टाइम डुअल मेंबर कंस्टिट्यूएंसीज का इशू भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि सेम कंस्टिट्यूएंसी से दो लोगों को इलेक्ट किया जाए, वन मेल एंड वन फीमेल कैंडिडेट। ओके, बट इशू क्या है, इसके कारण अगर हम ऐसे करने जाते हैं तो पार्लियामेंट में नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाना पड़ेगा। ओके, सो it can lead to significant increase in the seats and number of seats in the parliament. Okay, parliament के size को 50% से increase करने की जरूरत पड़ेगी। Okay, but neither of these options were chosen. इन दोनों options को government of India ने select नहीं किया है। Alright, while this one is considered to be a more desirable one, इसको थोड़ा ज़्यादा desirable माना जाता है because उसके results और outputs हमेशा हमको देखने को मिले हैं। So let us have a comprehensive overall analysis of the bill. जो बिल पास हुआ था, ठीक है, इट वॉज पास विद जीरो अपोजिशन, बिना किसी अपोजिशन के पास हुए, जीरो नेगेटिव वोट्स मिले थे। 33% रिजर्वेशन हमने कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी प्रोवाइड करी हुई है थ्रू दिस बिल, एंड ST/SC वुमेन कैंडिडेट्स को भी सब कोटा के अंदर रिजर्वेशन दिया गया है। एट द सेम टाइम ग्लोबल एविडेंस है जो इस कोटा सिस्टम को एज अ टूल सपोर्ट करता है कि इट विल इंप्रूव द वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन और वुमेन्स पार्टिसिपेशन। बट वहीं अगर मैं बात करूँ सेंसस के टर्म्स में और डिलिमिटेशन के टर्म्स में, तो दिस क्रिएट्स द चैलेंजिंग पार्ट जो कि ओवर द पीरियड हमको देखने को मिलता है। और इसी चैलेंज को जो है इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन जो डिले हो रहा था, इसी को ओवरकम करने के लिए पार्लियामेंट ने अभी स्पेशल सेशन प्लान किया है 16 से 18 के बीच में। एट द सेम टाइम रोटेशन जो है, रोटेशन का एस्पेक्ट वुमेन के करियर के लिए, वुमेन के पॉलिटिकल करियर के लिए सिग्निफिकेंट चैलेंज है जिसको एड्रेस करने की आवश्यकता है। एट द सेम टाइम OBC वुमेन को भी जो है इसमें इंक्लूजन प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट्स कहीं ना कहीं महसूस होती है। एट द सेम टाइम, ठीक है, इंडियन पार्टीज को कहीं ना कहीं विलिंगली जो है ऐसे सिस्टम्स डेवलप करने पड़ेंगे जो वुमेन के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो व्हाट इज द ओवरऑल कंक्लूजन, ओवरऑल वर्डिक्ट? वुमेन रिजर्वेशन जो बिल है, इट इज़ अ नेसेसरी स्टेप बट नॉट सफिशिएंट। ज़रूरी स्टेप है पर सफिशिएंट नहीं है, कई सारे एलिमेंट्स को एड्रेस करने की ज़रूरत है। पहली बात तो इट करेक्ट्स 75 ईयर डेमोक्रेटिक डेफिसिट। 75 साल से जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम रहा है उसको डेफिनेटली एड्रेस करता है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव डेवलपमेंट। पर एट द सेम टाइम जो डिलेड फ्यूज है उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है, एंड इसके लिए स्टेप गवर्नमेंट ले रही है। बट व्हाट आर द अदर कंसर्न्स दैट वी नीड टू एड्रेस? तो सबसे पहले रोटेशनल मैकेनिज्म को करेक्शन की ज़रूरत है, एंड OBC वुमेन को भी जो है पॉलिटिकल के लिए भी पॉलिटिकल कन्वीनियंस डेवलप करने की ज़रूरत है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ओके, सो दिस बिल इज़ अ रियल एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। ये जो एक्ट था वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इनिशिएटिव है वुमेन को एम्पावर करने के लिए, बट डीपर रूटेड जो इश्यूज है उसको भी हमें एड्रेस करना होगा। व्हाट आर दीज डीप रूटेड इश्यूज? नीड फॉर सेंसस, डिलिमिटेशन एंड पार्टी लेवल रिफॉर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बिना ओवरऑल वुमेन रिप्रेजेंटेशन हमारी डेमोक्रेसी में इंक्रीज नहीं हो सकता। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई एंड। डू लेट अस नो ऑन द कॉमेंट्स आपके जो भी इससे रिलेटेड डाउट्स हैं, सो दैट वी कैन रिजॉल्व इट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे एवरीवन।